दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य यानी हिंदी का जो लिटरेचर है, उसके अंदर काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और उनमें से एक टॉपिक है जो आदिकाल का हमारा साहित्य है। आदिकाल के नामकरण की जो समस्या है, वो एक बड़ा चैप्टर है जिसके बारे में कई बार अलग-अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आदिकर्ण के नामकरण की समस्या वाले पोर्शन को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी है, यूजीसी नेट है, सभी एग्जाम्स के लिए और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबके लिए इस तरीके की बुकलेट का पूरा सेट होता है। इसको इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं और आप लोग आइए शुरू करते हैं। पहले इस चैप्टर को देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आदिकाल के नामकरण की समस्या। काल विभाजन करके साहित्य इतिहास के अध्ययन करने की उपादेयता सिद्ध हो जाने पर पहली समस्या ये आती है कि उसका नामकरण कैसे किया जाए। कालखंडों का नाम यादृच्छिक यानी ऐच्छिक आधार पर नहीं रखा जा सकता है। इसलिए यह प्रयास किया जाता है कि जहां तक पॉसिबल हो या संभव हो, नामकरण जो है वो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाए। एकदम संभव ना ही हो तो उस कारण के आधार पर हो जिसने तत्कालीन साहित्य के स्वरूप निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो। ऐसी स्थिति में नाम का जो आधार होता है वो राजनीतिक भी हो सकता है। जैसे विक्टोरिया युग में आप लोगों ने देखा, एक काल को विक्टोरिया काल कहा गया। दूसरा सामाजिक भी हो सकता है, जैसे पुनर्जागरण काल आप कहते हैं। इसके अलावा व्यक्ति मूलक एक व्यक्ति विशेष के आधार पर भी हो सकता है, जैसे भारतेंदु युग को आप पढ़ते हैं। तथा निवेश भी, जैसे आदिकाल के अंदर आप पढ़ते हो उसकी जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। विभिन्न कालखंडों के जो नामकरण किए गए हैं, उनमें से कुछ विवादास्पद भी रहे हैं। आदिकाल भी उनमें से एक है जिसके नामकरण पर काफी विवाद रहे हैं। जॉर्ज गियर्सन पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने काल विभाजन करके उनका नामकरण किया। ये क्वेश्चन याद रखना कि हिंदी साहित्य के कालखंड का सबसे पहले क्रेडिट दिया जाता है जॉर्ज गियर्सन को। गियर्सन महोदय ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को चारण काल नाम दिया, जो नितांत अप्रासंगिक है। उन्होंने इस काल का प्रारंभ 643 ईस्वी से स्वीकार किया है, किंतु 1000 ईस्वी तक ऐसी रचनाएं मिलती ही नहीं है। गियर्सन के पश्चात मिस्र बंधुओं ने इस कालखंड के लिए प्रारंभिक काल नाम दिया है। मिस्र बंधुओं ने ऐसा सामान्य व्यवहार में किया और इसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का जो आधार है वो बिल्कुल है ही नहीं। मिस्र बंधुओं के पश्चात हिंदी साहित्यतास के आकाश पर उस दैदीप्यान नक्षत्र का उदय हुआ जिसे आदर के साथ रामचंद्र शुक्ल की संज्ञा के नाम से हम सब जानते हैं। शुक्ल जी एक व्यक्ति ने होकर स्वयं में एक संस्था हुआ करते। पहली बार उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का गंभीरता से अध्ययन किया और उसके परिणाम स्वरूप चारण काल व प्रारंभिक काल के स्थान पर वीर गाथा काल नाम सुझाया। देखना, वीर गाथा काल किसके नाम के ऊपर सुझाया गया? शुक्ल जी ने सुझाया और चारण काल और प्रारंभिक काल के स्थान पर यह सुझाया गया। अपने इस नामकरण हेतु अपनी विचारधारा की पुष्टि करते हुए वे लिखते हैं कि जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, यानी भारत पर विदेशी मुस्लिमों के आक्रमण शुरू होते हैं, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि जो राजा के आश्रय पर जो लिखते थे, राजाओं के पास कई कई कवि होते थे, कवियों का बड़े भारी रूप में वो आदर सम्मान करते थे, क्योंकि राजाओं को भी पता था कि कवि जो लिखेंगे वही राजा 100 200 500 साल बाद पहचाना जाएगा। तो ये कहता है कि राजाश्रित कवि जो राजा के आश्रय में कवि होते थे, वो अपने आश्रयदाताओं यानी अपने राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों तथा गाथाओं का वर्णन किया करते थे, जो झूठा, खोखला और बहुत हद तक मिलावट वाला भी होता था। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके हमने इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के मत से असहमति प्रकट करते हैं।
धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानने की बात वो कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर धार्मिक रचनाओं को सांप्रदायिक मानकर छोड़ने की बात आएगी, तो संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास से हमें हटाना पड़ेगा। वीर गाथा काल नाम स्वीकार करने से विद्यापति और खुसरो भी इससे बाहर छूट जाते हैं। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर नामकरण निर्धारित किया था, उनकी प्रामाणिकता ही संदिग्ध मानी जाती है। अतः वीर गाथा काल नाम तरंग संगत प्रतीत नहीं होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की भाषा और साहित्य सामग्री पर विचार करने के बाद इस काल का नाम बीजोपन काल रखा। बीजोपन काल रखा रखने का सुझाव दिया। यद्यपि भाषा की दृष्टि से भले ही बीजोपन काल को हो, किंतु यह नाम साहित्य के तत्कालीन प्रवृत्तियों को आत्मसात बिल्कुल नहीं करता है, वहां पर फिट बैठता ही नहीं है, इसलिए यह नामकरण मान्य नहीं हुआ। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल नाम देकर आए, जो आचार्य शुक्ल के वीर गाथा काल का रूपांतरण मात्र है। कोई नवीन प्रस्तुति करने में असमर्थ रहने के कारण विचारणीय ये भी नहीं रहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के नामकरण का समर्थन किया है और शिवम प्रत्येक प्रवृत्ति का अलग अलग कालखंड ने दिखाकर निरपेक्ष रहकर विकास दिखलवाया है, जिससे वे इस विवाद से दूर ही रहे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल व चारण काल नाम दिया, परंतु ये दोनों नाम एक साथ किसी प्रवृत्ति के दर्शन दिखा ही नहीं पाते, करवा ही नहीं पाते। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम रखा। ऐसा उन्होंने इस मान्यता के आधार पर किया कि सिद्ध शिवम रचनाकार थे और सामंत उनके रचना प्रेरक हुआ करते। राहुल जी की यह अवधारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि नाथ, खुसरो, विद्यापति आदि इससे बाहर छूट जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आदिकाल का अस्तित्व ही नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, उसका नामकरण कैसे हो सकता है? और कोई नामकरण किया जाना ही है, तो आदिकाल की अपेक्षा शून्य काल नाम कहीं अच्छा रहेगा। गुप्त जी हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1184 से मानते हैं तथा संपूर्ण साहित्य को प्राचीन व आधुनिक काल में विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं। ये आप लोगों का एक जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जहाँ नॉर्मली हम पूछते हैं, और एक बेस भी है हमारे साहित्य को अलग अलग कालखंडों में बांटने के टॉपिक का, तो ये हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी है। और इसके अलावा अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है, तो आप ये पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 8447410108 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए और इस टॉपिक का नाम लिखकर मुझे भेज दीजिए कि साहित्य नोट्स आदिकाल के नामकरण वाला जो टॉपिक है वो हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। फटाफट आप लोग कोशिश कीजिए कि आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि दोस्तों तैयारी तो आपको करनी है, चाहे वो केवीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एनवीएस के एग्जाम हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम हो, चाहे वो टेट के एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे वो अलग अलग स्टेटों में जैसे एमपी के अंदर आपका संविदा भर्ती होती है, राजस्थान के अंदर आपका रीट होता है, हरियाणा के अंदर आपका एच टेट और उसके साथ स्क्रीनिंग एग्जाम्स होते हैं, यूपी के अंदर आपका यूपी टेट और उसके साथ आपका सुपर टेट होता है, या फिर अलग अलग राज्यों में सभी एग्जाम्स के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।